उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सरोही घाट तहसील अहाते में वाक़ मस्जिद को जिला इंतजामी की जानिब से मिस्मार कर दिया गया था। इस मामले में एक ऑनलाइन पोर्टल ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसको लेकर तनाज़ा हो गया। इस सिलसिले में बाराबंकी में रिपोर्टर और पोर्टल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बाराबंकी के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि मामला 1 महीने पुराना है और इस दौरान कहीं से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं आई कि किसी मजहबी किताब को गलत जगह फेंका गया हो। पोर्टल ने इसे जानबूझकर और गलत तरीके से पेश किया है। ये रामसनेही घाट तहसील की जो घटना है ये करीब लगभग 1 महीने से ज़्यादा की घटना है और इस 1 महीने के दौरान ऐसी कहीं पर कोई बात नहीं आई है कि कोई धार्मिक ग्रंथ, कुरान या हदीस या कुछ इन चीज़ों को कहीं पर गलत स्थान पर फेंका गया है। ये पहले कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं आया, किसी ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। पहली बार इतने दिनों के बाद ये ऐसा हुआ है जब दावायर के लोग वहाँ पर पहुँचे तो प्रायोजित तरीके से इन लोगों ने वीडियो बनाया और ये एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का ये कुत्सित प्रयास इन्होंने किया है। इसलिए मैंने डीजीपी को चिट्ठी लिख करके मैंने ये मांग भी की थी कि ऐसे लोगों के विरुद्ध एफआईआर लिखी जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल द वायर द्वारा दिनांक 23 जून 2021 को बाराबंकी जनपद के आरएस घाट तहसील परिसर से संबंधित एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई है, जिसमें इनके द्वारा निराधार और असत्य तथ्यों का उल्लेख किया गया है। वीडियो में कई गलत और तर्कहीन बयान दिए गए हैं। उनमें से एक बयान में कहा गया है कि प्रशासन पुलिस द्वारा एक धर्म विशेष के धार्मिक ग्रंथों को नदी और नालों में फेंक दिया गया। ये पूर्ण रूप से असत्य है, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। इस प्रकार के सनसनीखेज, पूर्वाग्रह से ग्रसित, भ्रामक एवं मिथ्या बातों को प्रसारित कर द वायर द्वारा समाज में वैमनस्यता एवं धार्मिक उन्माद फैलाने तथा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान, उनके रुफ़क़ा और अलीगढ़ मूवमेंट समेत सर सैयद तहरीक पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन जो कुछ लिखा गया है बिखरा हुआ है। मारूफ अली व लखनऊ ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी आतिफ हनीफ की डिस्कवरिंग एएमयू नाम से किताब की 2 जिल्दें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसकी सताइश की जा रही है। आतिफ हनीफ ने अलीगढ़ पहुंचने पर न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए बताया कि उन्होंने 150 साल की तारीख को यकजा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस किताब में ऐसे पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की गई कि जिनको हर अलीग ने देखा तो है, लेकिन इसकी बाबत मालूमात कम ही लोगों को है। कोशिश थी, जो मेरी किताब है डिस्कवरिंग एएमयू के नाम से और ये 2 वॉल्यूम्स में है, तो मेरा अपना तजुर्बा ये है कि यहाँ पे इतने जो तालिब इल्म आते हैं और अब मुश्किल ये है कि बच्चों को उर्दू नहीं आ रही है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे बहुत लिखा गया है, पहले भी, आज भी और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा, लेकिन वो ज़्यादातर किताबें जो वो उर्दू में हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो इतना लिखा गया वो सब बिखरा हुआ है। अब लोग ये चाहते हैं कि वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है, वो एक जगह इकट्ठा मिल जाए। तो मैंने इसी कोशिश को करते हुए 100 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एमएओ कॉलेज, सर सैयद, अलीगढ़ शहर, इनसे जुड़े जो पहलू हैं उसको एक जगह समेटा है। ये मेरी एक कोशिश है इसमें, इस किताब में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मरकज़ बराए फ़रोग़ तालीम व सक़ाफ़त मुसलमानान हिंद के ज़ेर एहतमाम कौमी तालीमी पॉलिसी और अक़लियती तालीम के मौजू पर ऑनलाइन एक कौमी वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कौमी अक़लियती कमीशन के वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। वहीं एएमयू के वाइस चांसलर के साथ मुल्क के दीगर माहिरीन भी वेबिनार में मौजूद रहे, जिसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर यह माना गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जामे तालीम का तस्वुर पेश किया गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कहा कि अच्छे स्कूलों की कमी, गुरबत, दीगर मुआशरती अवामिल, रस्म व रिवाज, ज़बानें और जोग्राफियाई वजूहात की वजह से अक़लियतें तालीम में पीछे रह गई हैं। ये तालीमी पॉलिसी स्कूली और आला तालीम में अक़लियतों की नुमाइंदगी बढ़ाने मददगार साबित होगी। वहीं मरकज़ के डायरेक्टर प्रोफेसर नसीम अहमद खान ने भी वेबिनार की अहमियत और इफ़ादियत पर रोशनी डाली। माइनॉरिटीज़ जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री का सर्वे है वो लैग करती हैं पीछे, तो वो चाहे माइनॉरिटीज़ हों, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसीज़ हों, ये इनका जो है वो हायर एजुकेशन में जो इनरोलमेंट जो है और स्कूल्स में इनरोलमेंट जो है वो इतना नहीं है जितना होना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से। इसके कई रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि एक्सेस नहीं है अच्छे स्कूलों का इनको।
दूसरे कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हैं, सोशल रीजंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस हैं, पॉवर्टी है, कुछ कल्चरल फैक्टर्स हैं। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स इशू है एक। तो इसमें जो है इनको स्पेशल इंसेंटिव देने की बात कही है। ऐसा है कि जो हमारा सेंटर है, सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, इस सेंटर के दायरेकार में ये चीज़ आती है कि हम हुकूमत हिंद को और अक़लियती जो काउंसिल कमीशन है हमारा, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, इसको मुसलमानों के तालीमी और सकाफ़ती ज़रूरियात के लिए मशवरे दें। तो जब ये नई कौमी पॉलिसी आई तो इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि जब ड्राफ्ट इसका सर्कुलेट हुआ और लोगों ने मशवरे दिए कि फ़ाइनल फॉर्म में जो अप्रूवल हुआ है उसमें हम इसको देखा जाए कि तक़लियतों के तालीमी मसाइल के लिए क्या प्रोविजंस इसमें हैं। तो उसके लिहाज से जो खदशात थे जिसका इजहार किया गया था, उसमें कुछ चीज़ों का जवाब इस तालीमी पॉलिसी में है। मिसाल के तौर पर मदरसा के सिलसिले में काफ़ी फ़िक्र थी कि उनका क्या होगा, लेकिन कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में इन्होंने अल्टरनेट फॉर्म ऑफ स्कूल का जिक्र किया है जो अपना कल्चरल और ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं। तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ स्कूल में हम मदरसे को बहुत अच्छी तरीके से शामिल कर सकते हैं। कोरोना इन्फेक्शन के सबब ऑनलाइन तालीम के नाम पर निजी स्कूलों की मनमानी अब बच्चों के वालिदैन पर भारी पड़ने लगी है। मेरठ में भी ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों के वालिदैन पर पूरी फीस अदा करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वहीं कोरोना वबा में लॉकडाउन की वजह से कारोबार और रोजगार से टूट चुके अफराद अब बच्चों की स्कूली फीस जमा करने के दबाव से फिक्रमंद है और स्कूलों की इस मनमानी के खिलाफ कुछ मुस्बत फैसला लेने की हुकूमत से अपील कर रहे हैं। इस मुतालबे को लेकर आज मेरठ में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के अराकीन ने मुश्तरका तौर पर प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एहतजाज करते हुए डीएम के जरिए वज़ीर आला को मेमोरेंडम पेश किया। मांग को लेकर हमारी प्रमुख मांग है कि निरंतर हमारे समाज के जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार के लोग हैं उनकी नौकरी चली गई है, उनके व्यवसाय चले गए हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल उनका दमन करने का, उनके उत्पीड़न करने का कार्य कर रहे हैं। उस उत्पीड़न और दमन के खिलाफ आज हम लोगों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम अपना ज्ञापन दिया है कि ऑनलाइन क्लास जो हो रही है उसकी एक निर्धारित फीस तय कर दी जाए ताकि अलग अलग फीस लेकर अलग अलग प्राइवेट स्कूल उनका उत्पीड़न करने का काम न करे। जो स्कूल की चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, खुलेआम चल रही है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। बच्चों से जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनके माँ बाप से जबरन टेलीफोन करके उनसे फ़ीस का हवाला दिया जाता है, नहीं तो अगर फ़ीस न जमा करने पर स्कूल से नाम निकालने का उन्हें डर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके माँ बाप मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं। इसी के विरोध में आज हम सब लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर आए हैं। मुल्क में मुसलमानों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। साधु संतों की नुमाइंदा तंजीम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि मुसलमानों की आबादी बढ़ने से मुल्क की सलामती को खतरा लाक हो गया है। आबादी को कंट्रोल करने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पूरे मुल्क में यकसां सिविल कोड नाफिज करने का मुतालबा किया। महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि मुल्क में मुसलमानों की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसकी वजह से आबादी का तनासब बिगड़ गया है। महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि हुकूमत यकसां सिविल कोड के जरिए मुसलमानों की आबादी को कंट्रोल कर सकती है। महंत नरेंद्र गिरी ने यह भी कहा कि हिंदुओं की तरह मुसलमान भी सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने के उसूल पर अमल करें। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं सभी संत समाज पहले से ही यह बार बार मांग कर रहा है कि जनसंख्या भारत की कम होनी चाहिए, लेकिन इस शर्त पे अगर 2 बच्चे हमारे हैं तो 2 मुसलमान के भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे 2 हैं मुसलमान 10 पैदा कर दें, ऐसा नहीं चलेगा। वो समान नागरिकता कानून लाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, भारत में संख्या की वृद्धि के साथ साथ मुसलमानों की संख्या इतनी वृद्धि हो जाएगी जिसको हिंदुओं को झेलना भारी पड़ जाएगा। इसलिए मेरा साफ साफ कहना है कि मुसलमान भाई भी देश के प्रति आस्था रखें, देश के प्रति वफादारी करें, वो भी 2 बच्चा पैदा करें। अपने और अपने शौहर के दुश्मनों के शर से खौफजदा एक खातून अपने बच्चों को यतीम खाने भेजने पर मजबूर है। शौहर पर जानलेवा हमले से खौफजदा 2 छोटे बच्चों की वालिदा अब अपनी जिंदगी पर भी खतरे के डर से अपने बच्चों को यतीम खाने भेजकर उनकी जिंदगी को महफूज करना चाहती है। मैं अपने दोनों बच्चों को छोड़ना चाहती हूँ यहाँ पे, ताकि मेरे बच्चे सेफ तरीके से जी सके। किससे खतरा आपको, क्या पूरा मामला ये बताइए।
खतरा मेरे को 2-3 लोगों से मैंने पुलिस को बता दिया। जनरली मैं बता नहीं सकती क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं, पर मुझको जो खतरा है वो जाता है। मेरे बच्चों की लाइफ का बहुत खतरा है मेरे को। मेरा खाली बच्चा नातरा से में शिफ्ट हो जाएंगे, मैं अपने बच्चों को देख तो सकूंगी। मेरे घर पे पहले भी 2 बार 3 राउंड फायरिंग हो चुका है। देखिए, आपने अभी मुझको वीडियो दिखाया और इसकी वस्तुस्थिति मैं आपको बताऊंगा कि कुछ दिन पूर्व एक अभियोग धारा 307 IPC का बनाम अज्ञात संचित किया गया है। एक व्यक्ति बजोट के पास में उनका कहना था कि रात्रि में लगभग 10 बजे के आसपास वो कहीं घर से बाहर जा रहे थे, तो पीछे से कुछ लोगों ने उन पर फायर किया और गोली मारी उनको। ये व्यक्ति, इनका इलाज कराया गया, खतरे से बाहर है। अभियोग उसी समय पंजीकृत कर दिया गया था, बनाम अज्ञात है, तो इसमें पुलिस इसकी गंभीरता को समझ रही है और जल्दी जल्दी इसका अनावरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक इस महिला के शंकित होने की बात है, उस बारे में मैं आपसे स्पष्ट कहूँगा कि इसमें थानाध्यक्ष SSI विवेचक लगातार उनके संपर्क में है। इन्होंने क्यों ऐसा ये वाली बात कही, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जरूर पुलिस की तरफ से कहूँगा कि इसमें उनको पूरी तरीके से ढाढ़स बताया गया है। पुलिस वहाँ पे लगातार उनसे मिलती है और जल्दी जल्दी इस घटना का हम अनावरण करेंगे, इस बात का विश्वास उनको भी दिलाया गया है। और भाई रुख करते हैं बिहार का, नजर हेडलाइंस पर। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की मांग, स्कूलों को जल्द से जल्द खोलने की मांग। स्कूल बंद होने से तालीम से दूर हो रहे हैं तालिबे इल्म। पार्सल बम ब्लास्ट की सुराग तलाशने में जुटी NIA, यूपी से लेकर दरभंगा तक जुड़ रहे हैं साजिश के तार। सीवान में जाली नोट के कारोबार का खुलासा, 6 लाख के जाली नोट बरामद, 4 अफराद गिरफ्तार। कोरोना के सबब स्कूलों को लगातार बंद रखने से प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन सख्त बरहम है। एसोसिएशन का कहना है कि लगातार स्कूल बंद होने से तलबा की तालीम का बहुत नुकसान हुआ है। खासतौर से गांव के तलबा का पूरा साल बर्बाद हो गया। ऑनलाइन के नाम पर जब शहरों में सहूलत नहीं है तो गांव में क्या इंतजाम होगा, समझा जा सकता है। गांव के तलबा की तालीम को लेकर हुकूमत पूरी तरह से लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। एसोसिएशन ने स्कूलों को जल्द से जल्द खोलने की हुकूमत से अपील की है। जिस तरह से देश के विभिन्न जगह पे प्राइवेट ऑफिस, बिजनेस, मॉल, पार्क और दूसरी चीजें खोल दी गई है, उसी तरह स्कूल को भी खोल दिया जाए। नहीं तो इस देश के अंदर करोड़ों बच्चे जो घर पे बैठे हैं, 16 महीने से नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो सब भूल जाएंगे और बहुत बड़ा एजुकेशन सेक्टर में इस मुल्क को नुकसान होगा, क्योंकि वो बच्चे हमारे नौनिहाल हैं, देश के भविष्य हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से और देश की विभिन्न राज्य सरकार से कि जल्द से जल्द स्कूल खोलने का आदेश दें, ताकि वो जो बच्चे घर पे बैठकर उनका सारा विकास, सारा डेवलपमेंट, सारी चीजें जो रुक गई है, वो फिर से सुचारू रूप से चल सके। दरभंगा बम ब्लास्ट के सुराग में NIA की टीम लगी हुई है। NIA की टीम ने दरभंगा स्टेशन पहुंचकर जांच की। ब्लास्ट के तार यूपी से लेकर तेलंगाना तक जुड़े बताए जा रहे हैं। इस सिलसिले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तेलंगाना से गिरफ्तार शख्स ISI का हैंडलर बताया जा रहा है। शामली से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स का मोबाइल नंबर पार्सल पर दर्ज था।
दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में यूपी एसटीएफ और तेलंगाना एटीएस के हाथ जो है बड़ी कामयाबी लगी है। इस मामले में 3 संदिग्ध जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी जो है वो यूपी से हुई है। यूपी के शामली जो है वहां से कैराना जो है वहां से गिरफ्तारी हुई है और एक शख्स जो है एक आरोप जो संदिग्ध है उसकी गिरफ्तारी तेलंगाना से हुई है। सभी से जो है वो पूछताछ की जा रही है। यूपी एसटीएफ के जो आला अधिकारी हैं वो जो है पूछताछ कर रहे हैं। ये जो 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं जिनमें से एक का नाम जो है वो मोहम्मद कासिम बताया जा रहा है और एक का नाम जो है सलीम बताया जा रहा है। इन दोनों से जो है यूपी एसटीएफ के अधिकारी जो है वो कैराना थाना जो है वहाँ पे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी कई अहम तथ्य जो है वो सामने आई है। जानकारी ये भी मिली है कि ये जो है एक बड़ा साजिश था जिसे अंजाम तक पहुँचाने का जिम्मा इन लोगों के कंधे पे था। वहीं तेलंगाना में जो शख्स गिरफ्तार किया गया है वो ISI के लिए जो है हैंडलर के तौर पे काम किया करता है और उससे भी लगातार तेलंगाना पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान जो है कई अहम जानकारी तेलंगाना पुलिस के हाथ आई है, तेलंगाना एटीएस के हाथ आई है। फिलहाल इन सभी से जो है वो पूछताछ की जा रही है और अब चूंकि यह मामला जो है वो NIA को सुपुर्द कर दिया है MHA ने, तो ऐसे में NIA जब इस पूरे मामले का अनुसंधान शुरू करेगी, आज से यह अनुसंधान शुरू हो रहा है NIA का, तो NIA के अनुसंधान के दौरान जो है इन लोगों से भी NIA पूछताछ करेगी और पूछताछ के दौरान क्या खुलासा ये लोग करते हैं, क्या मंशा थी इनकी, कहाँ से वो कौन लोग हैं जो इन्हें पनाह दे रहे थे। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान से ISI जो है वो इन लोगों को लगातार जो है वो सह दे रहा था और उन्हीं के इशारे पे बिहार में भारत में एक बड़ा धमाका करने की साजिश इन लोगों ने रची थी। कैमरा पर्सन अजय दुबे और सहयोगी विपिन के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में MA इन उर्दू कोर्स का आगाज़ किया गया है। जुलाई 2021 से यूनिवर्सिटी में MA इन उर्दू कोर्स शुरू किया जा रहा है। इससे कबल उर्दू में सिर्फ डिप्लोमा और ग्रेजुएशन कोर्स की सहूलत थी, लेकिन अब उर्दू में तालीम हासिल करने वाले तलबा MA इन उर्दू के लिए दाखिला ले सकते हैं। आदाब। न्यूज़ 18 के नाजरीन के साथ ये खबर शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में जुलाई 2021 से MA उर्दू कोर्स का आगाज़ हो रहा है। इग्नू के VC प्रोफेसर नागेश्वर राव ने इस कोर्स को तैयार कराने में सबसे अहम किरदार अदा किया है। इसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। मुझे आज बहुत खुशी है और फ़ख्र भी महसूस हो रहा है कि हम लोग इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। वो है MA उर्दू। ये अगले ही महीने यानी जुलाई से ही शुरू हो जाएगा और एनरोलमेंट एडमिशन्स चालू हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें रजिस्टर करना चाहेंगे, क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो हमारे बहुत दिल के करीब है। इतनी मीठी ज़ुबान है कि मुझे कई बार लगता है कि कोई उर्दू में हमें डांट के भी चला जाए तो हमें वो बात चुभेगी नहीं, हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, हमसे बहुत प्यार से कोई बात करके गया है। गोपालगंज में सैलाब मुतासर इलाकों में सैलाब का पानी लगातार कम हो रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। कुछ बच्चे कश्ती की सवारी करते देखे गए जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। हमारे नुमाइंदे ने इसका जायजा लिया। गंडक का पानी कम क्या हुआ, बच्चों ने इसे अपना खिलौना बना लिया है। देखें यहाँ पर कि नाव पर कुछ बच्चे सवार हैं, करीब आधा दर्जन की संख्या होगी और एक बच्चा नाव के सवारी 5 बच्चे जो है बैठे हुए हैं और एक बच्चा जो है उस नाव को चला भी रहा है। और जहाँ पर हम खड़े हैं ये सदर प्रखंड का रामनगर का वो इलाका है जहाँ पर कि कई फीट गहरा पानी है और देखें आपको जो गन्ने की फसलें हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। यहाँ पर जो बांस के पेड़ हैं और जो पोल है बिजली का वो सब कुछ पानी में डूबा हुआ है, लेकिन वो बच्चे जो है निडर होकर इसी पानी में नाव की सवारी कर रहे हैं जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ पर पिछले साल भी हादसा हुआ था, कई लोगों की मौत हुई थी और जो है तेज बहाव की वजह से। और आज भी देखें ये बच्चे जो है उस नाव पे 6 बच्चे सवार हैं, जिसमें से एक बच्चा चला रहा है और वहाँ पर कई फीट गहरा पानी है, तो ये लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और जो बच्चों के जो अभिभावक है उनको समझना चाहिए कि गंडक का जो पानी जो है वो अभी कम नहीं हुआ है और कई फीट अभी भी पानी बह रहा है जो बच्चों के लिए घातक हो सकता है, नाव की जो है कभी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
नवादा में लगातार हो रही बारिश से किसान परेशान हैं। पहले सब्जी की फसल बर्बाद हुई, अब मूंग की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि कुदरती कहर से वो परेशान हैं। किसानों ने हुकूमत से मदद की अपील की है। कहते हैं जब वर्षा होती है तो किसानों के चेहरे पे खुशी लौट आती है, मगर यह वर्षा जब अधिक होती है तो उनके चेहरे से खुशी गायब हो जाती है। हम आपको तस्वीर नवादा के एक गांव की दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अत्यधिक वर्षा होने के कारण फसलें बुरी तरह से नष्ट हुई हैं। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से अत्यधिक वर्षा ने सब्जी के फसल को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था। और अब लगातार वर्षा के बाद किसानों का जो बड़ा आमदनी देने वाला जो फसल होता है, जैसे मूंग दाल, ये सब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक जितने भी मक्के, गन्ने और मूंग लगे हुए थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। किसानों का एक बड़ा इनकम जो इस साल तक चलता था वो इससे कहीं ना कहीं इस बार टूट गया है। इस वक्त कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। बताइए क्या कुछ आप लोग का नुकसान हुआ है? मूंग तो एकदम पूरा नष्ट हो गया है। इसका पहले सब्जी भी चला गया, हम लोग के परोर भिंडी सब गायब हो गया, सब गल गया, एकदम पूरा से पूरा नुकसान है। एकदम हम लोग बेरोजगार एकदम हो गए इससे। क्या मांग है आपका? सरकार कुछ खर्च देता, कुछ मुआवजा तो अगले बार हम लोग लगाते मूंग, नहीं तो लगाने का हिम्मत तो नहीं करता है कि खेती करें। हम लोग सब्जी लगाए थे, परोर, भिंडी, खीरा, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसका तो हम लोग सहन कर लिए। उसके बाद मूंग हम लोग 2 बीघा लगाए थे, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। और हम लोग अब चाहते हैं कि आत्महत्या कर ले या खेती करना छोड़ दें। क्या कुछ मांग है आपका? अगर सरकार अगर कोई मुआवजा देता है तो अच्छी बात है सर, और नहीं देगा तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। जैसा कि आपने सुना, किसानों का यह कहना है कि जो उन्होंने जो कई महीनों से जो मेहनत किया था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और फसल से जो उनकी जो आमदनी होती थी वह बिल्कुल भी अब इन्हें अब कोई उम्मीद नहीं बचा है कि इन्हें इस फसल से कोई आमदनी होगी। तो इनकी यह मांग है कि स्थानीय प्रशासन और सरकार इनकी कुछ सुने और इनकी मदद के लिए आगे आए। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आवाम को आगाह किया जा रहा है। आवाम से मास्क लगाने और समाजी दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन लोगों का इस पर असर नहीं दिख रहा है। एक स्कूल में बच्चों को अनाज तकसीम किया जा रहा था, जिसको लेकर बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी ने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा था। हमारे नुमाइंदे ने इसका जायजा लिया। अभी हम खड़े हैं भागलपुर के सबौर प्रखंड के रजंदीपुर के बाबूपुर पंचायत में, और यहाँ बाबूपुर मध्य विद्यालय स्कूल है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चों की किस कदर भीड़ है। कोरोना की तीसरी लहर को सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जो कहा गया है कि बच्चों को जो है इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है। ना तो बच्चे मास्क लगाए हुए हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। यहाँ पर जो है स्कूल में जो है अनाज वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। स्कूल जो खुले हैं उसके बाद बच्चों को जो है अनाज दिया जा रहा है। 7th 8th क्लास के बच्चों को 10-10 किलो जो चावल यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर मैडम है, उन्होंने मास्क लगाया है, लेकिन बच्चे मास्क नहीं लगाए। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ, और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना।